जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यह पाठ कक्षा 10 विज्ञान के प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पाठ से लिया गया एक टॉपिक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल्स पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो बच्चों, आपने इसके पूर्व के वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको वहाँ पर मैंने प्रकाश परावर्तन के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसको लेकर आपने अपने दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखे होंगे या उनके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उन उदाहरणों में प्रकाश के अपवर्तन की घटना शामिल है। तो पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी गिलास में पानी ले लेते हैं और उसमें आप कोई पेन या पेंसिल को डुबोते हैं, तो वो जो पेन व पेंसिल है वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? मुड़ी देखी जाती है। तो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। इसी प्रकार आपने दूसरा देखा होगा, किसी कटोरी में जब आप सिक्का रखते हैं और उस कटोरी को जब आप उसमें पानी भर देते हैं तो ये जो सिक्का है अपनी तली से ऊपर उठा दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन की घटना का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से आपने जैसे मान के चलिए, एक गिलास में आपने पानी लिया और उसमें एक नींबू डाल दिया। क्या डाल दिया? नींबू। तो उस नींबू का जो आकार है वो आपको सामान्य से अधिक दिखाई देगा, यानी उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। तो ये कई प्रकार के जो उदाहरण हैं, इनमें सभी में अपवर्तन की घटना शामिल है। तो अब इसको पारिभाषिक रूप से सुव्यवस्थित देखते हैं कि ये क्या होती है अपवर्तन की घटना। तो इसके लिए एक परिभाषा मैंने आपके सामने लिख रखी है। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें बच्चों एक शब्द आया है पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे ये वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है। तो ये कई उदाहरण हैं पारदर्शी वस्तुओं के। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी मान के चलिए वायु से जल में या जल से कांच में, तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित जो होना शब्द है, इसका मतलब होता है भटक जाना या चाल जो होती है उसका बदल जाना। ये इस प्रकार इस शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो जब भी उसका माध्यम बदलता है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग को बदल लेती है, रास्ता भटक जाती है। इसी को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये
परिभाषा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में 2 नंबर में या पूछ ली जाती है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है। इसी को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रकाश की किरण होती है उसका ये खास गुण होता है कि जो एक माध्यम से अगर वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। चाल कैसी होती है, बदल जाती है। ये आप अभी आगे इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। अब देखिए आगे मैं आपके सामने एक डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए एक डायग्राम, वैसे तो 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक में मैंने नामकरण कर दिया है। तो देखिए ये ए और बी क्या है, एक सीमाकारी पृष्ठ है जिसको सीमाकारी पृष्ठ है। इस सीमाकारी पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम है और नीचे एक दूसरा माध्यम है। यहाँ मैंने नाम नहीं लिख रखा है, केवल माध्यम को बताया है। वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कांच हो सकती है। मैंने यहाँ भी उदाहरण नहीं लिया, केवल आपको माध्यम लिखा है। यहाँ पर पहला माध्यम, यहाँ दूसरा माध्यम। अब इस पहले माध्यम में जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये जिस पृष्ठ पर आपतित हो रही है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब इस बिंदु पर हम लोग 90 डिग्री का एक कोण बना देते हैं। तो ये आपके देखिए डैश 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 करके 90 डिग्री का कोण खींच दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब इस आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसको कहते हैं कोण आई, और इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है, आपतन कोण। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको परिभाषा बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखिए ये एक प्रकाश की किरण है, इसको मैं पेंसिल से करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक प्रकाश की किरण है, आपको दिख पा रहा होगा। तो अब ये जो प्रकाश की किरण है और ये है अभिलंब, इसका जो मेन रास्ता है वो ये है। इसको मैंने देखिए डैश डैश करके दिखाया है। ये एक प्रकाश की किरण है पी ओ, और ये डैश डैश करके आ रही है। अगर ये प्रकाश की किरण विचलित ना होगी तो ये इस प्रकार से इसका रास्ता ये है, यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन चूंकि अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। अब भटकेगी किधर, या तो ये जो इसका वास्तविक पथ है, रास्ता है, उसके इस तरफ आ जाएगी या इसके इस तरफ आ जाएगी। यानी ये जो अभिलंब है इसके सापेक्ष में अगर बात करें तो अभिलंब की तरफ आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। 2 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो उन्हीं 2 स्थितियों का मैंने यहाँ पे चित्र बनाया। देखिए इस वाली स्थिति में मैंने इस अभिलंब के तरफ इसको झुका दिया है, और इस वाली स्थिति में आप देखिए ये अभिलंब है, इससे इस जो ये किरण है ये दूर चली गई है। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है। अब ऐसा होता क्यों है कि कब ये वाली कंडीशन होगी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और कब ये वाली कंडीशन होगी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखेंगे, और सीखने के पश्चात आखिरी में ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, और आपको ये पूरा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब बच्चों ये जो किरण भटक जाती है, इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण।
और इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो आपने यहाँ इसमें सीखा इस चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से कोई एक प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इस चूँकि आपने पूर्व में परावर्तन पढ़ा था, उसके 2 नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पर आप अपवर्तन के भी नियम पढ़ेंगे। ये नियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इन नियमों को भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला नियम जो है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बहुत सरल नियम है। देखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है। तल से मतलब ये मैंने जो चित्र बनाया है ये एक प्लेन पेपर पर बना है। तो इन तीनों ही किरणों का, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ बने हुए हैं? इस प्लेन पेपर पर बने हुए हैं। तो इस पेपर का जो तल होगा वही ये इसका तल कहलाएगा। तो इस प्रकार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो सर्वप्रथम स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में पूछ लेते हैं स्नेल का नियम क्या है, तो उसमें आप अपवर्तन के दूसरे नियम का उल्लेख करेंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। एक निश्चित माध्यम, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक निश्चित माध्यम, एक निश्चित माध्यम, इसमें क्या लिखा है? एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए। माध्यम जैसे मान के चलिए, माध्यम का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। तो आपको किन्हीं 2 माध्यमों को लेना होगा, निश्चित करना होगा। जैसे मान के चलिए, पहला मैंने ले लिया वायु और दूसरा मैंने ले लिया कांच। तो ये दोनों माध्यम मैंने क्या कर दिए? फिक्स कर दिए, यानी निश्चित कर दिए। अब इनको मैं बदलूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा। और दूसरी बात क्या इन्होंने बोली? पहली तो ये हो गई, दूसरी उन्होंने बोली एक निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए। अब हमको यहाँ पर एक प्रकाश फिक्स करना होगा। जैसे यहाँ पर माध्यम फिक्स कर दिए, जैसे आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैजानी, हपी, नाला। उन 7 रंगों में से किसी एक रंग को आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर रेड ले लिया, इस रेड को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब मेरी 2 चीज़ें फिक्स हो गई। क्या हो गई? माध्यम फिक्स हो गया और प्रकाश का वर्ण फिक्स हो गया। अब ये जब दोनों चीज़ें फिक्स कर लेंगे, इसके पश्चात हम लोग आपतन कोण का मान यानी I और अपवर्तन कोण का मान यानी R, इसकी गणना करेंगे। तो मान के चलिए I और R, हम लोगों ने I और R निकाले। अब हम क्या करेंगे? जैसे I का मान 30 डिग्री लिया, 40 डिग्री लिया, 50 डिग्री लिया, और इस I का मान जब अपन 30 डिग्री रखेंगे तो R का मान निकालेंगे। फिर 40 डिग्री जब अपन ने I लिया तब R का मान निकालेंगे। फिर जब I 50 लिया तब R का मान निकालेंगे। इसके पश्चात इन दोनों I और I के मानों को जब हम साइन I और साइन R करेंगे और करने के पश्चात I और R के मान रखेंगे। अगर इन दोनों को मान रखने के बाद अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका आंसर आता है 5 इस पहले वाले का, तो जब दूसरे वाले को हल करेंगे इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक।
इसी को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यानी सभी का जो आंसर है वो 5 ही आएगा। वही आपको देखिए इस नियम में लिखा हुआ है कि एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ये जो नियतांक आया है इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और ये जो अपवर्तनांक होता है इसमें देखिए आपको इसमें एक लाइन लिखी हुई है नीचे नोट करके। ये जो अपवर्तनांक है ये एक अनुपात है। क्या है? अनुपात है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। यह एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आपने सीखा अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम। तो 2 नियम थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपने सीखा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी भी प्रकार से अपवर्तन को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। और परीक्षा में अपवर्तनांक को लेकर न्यूमेरिकल भी आते हैं और 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो देखिए आपको अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रखा है n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। किसके बराबर है ये? n से डिनोट कर रहे हैं हम लोग अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अभी मैंने आपको 2 माध्यम बताए थे चित्र में, एक माध्यम और दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसके पश्चात देखिए आप, अगर आपको कहीं पर अपवर्तनांक के रूप में इस प्रकार से लिखा मिले n12, क्या लिखा मिले? n12, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने का तरीका है माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये जो पहला लिखा है इसको पढ़ेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। अगर आपको बच्चों कहीं ऐसा लिखा मिल जाए n21, तो इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब आगे देखिए, अब इसमें इसी चीज को हम लोग किस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं? जैसे मैंने लिखा n12 बराबर v2 माइनस v2 अपॉन v1, सॉरी v2 अपॉन v1। अब ये कैसे लिखा? n12 जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर जाएगा। इसमें v2 और v1, v क्या है? v है यहाँ पर वेग। अब देखिए ये क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, v से वेग है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, और ये क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो n12 बराबर v2 बटे v1। अब इधर इस प्रकार आपने देखा, ये तो हो गया 1-2 का। अब अपन ने ये वाला लिया n21। अगर आपको इस प्रकार से कहीं मिल जाए n21, तो n21 बराबर होता है v1 बटे v2। ये कैसे आ गया? जो पहले लिखा है वो आपको नीचे लिखना है और जो बाद में लिखा है वो ऊपर लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, v1 का मतलब क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये आपको याद रखना है। पैटर्न समझिए, इसका पैटर्न क्या है वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और धीरे धीरे समझिए, ना समझ में आए तो वीडियो को रोक कर समझिए फिर प्ले करिए। इसके पश्चात आगे देखिए, अब कहीं पर अगर आपको n1 लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? n1। तो n1 का मतलब क्या होगा? माध्यम, यहां पर लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया?
तो ये ऐसे हो गया बच्चों, यहाँ पर n के बाद 1 लिखा है और 1 के बाद कुछ नहीं लिखा है। जैसे ऊपर आपने देखा होगा 1 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, n के बाद 1 लिखा है लेकिन 1 के बाद कुछ भी नहीं लिखा है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ क्या होगा, फिर निर्वात होगा। यानी दूसरा माध्यम ही नहीं है, तो दूसरा माध्यम ही नहीं है तो वहाँ पर क्या है, फिर निर्वात। इसलिए इसको पढ़ेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वही n1 बराबर c/v1। v1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1, और चूंकि दूसरा माध्यम है ही नहीं इसलिए वहाँ पर क्या है, निर्वात। तो निर्वात का मतलब जहाँ पर न ठोस है, न द्रव है, न गैस है। तो अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चाल होती है। अब इसी प्रकार अगर इस प्रकार से आपको कहीं लिखा मिल जाए n2 बराबर, तो चूंकि यहाँ पर 2 के बगल में फिर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो पहले आपने पढ़ा था माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो अब यहाँ पर एक चीज़ अलग निकल के आती है, n2 बराबर, जैसे यहाँ n1 बराबर निकाला था, अब यहाँ n2 बराबर। तो n2 बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके पश्चात आपको एक नया टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अब देखिए, जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान से सुनना, जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिखा जाता है, निर्वात के सापेक्ष। तो यहाँ पर निर्वात था, यहाँ पर निर्वात था, तो इस निर्वात के सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक लिख रहे थे n1 और n2 का, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसके लिए मैंने बना दिया है फॉर्मूला। n का मतलब माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। ये जो माध्यम है किसका, ऐसा माध्यम का अपवर्तनांक जिसका कि निर्वात के सापेक्ष हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अपवर्तनांक, बराबर c/v। c क्या मतलब क्या है, निर्वात, क्योंकि दूसरा माध्यम ही नहीं है। और v का मतलब क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और c हो गया निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक को सीखा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इसकी पूछ ली जाती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। उम्मीद है आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक काफ़ी महत्वपूर्ण 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, नोट करके लिखा है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसका अपवर्तनांक 2.42 है। कितना है बच्चों, 2.42 है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। यानी जो अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें चाल कैसी होती है, कम होती है। तो कितनी कम हो जाएगी, 1/2.42 गुना कम है। इसीलिए हीरे में निर्वात की अपेक्षा चाल कैसी होती है, कम होती है। हीरे में सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपने सीखा, इसका 2 नंबर में प्रश्न भी आ जाता है। अब आगे देखिए, सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम ऐसा माध्यम
जिसमें प्रकाश की चाल कम एवं अपवर्तनांक अधिक होता है। सघन का मतलब गाढ़ा, कंडेंस होता है। इसको आप अगर अपन ऐसे समझें कि जैसे आपने देखा होगा शहद और पानी की तुलना करें तो शहद सघन माध्यम है, पानी विरल माध्यम है। वायु और कांच की तुलना करें तो वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो इस प्रकार जो सघन होता है उसमें जो ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं और विरल माध्यम में दूर दूर होते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम, आप मोटा मोटा याद रखें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है एवं अपवर्तनांक अधिक होता है वो कहलाता है कौन सा? सघन माध्यम। ठीक। अब इसके पश्चात विरल माध्यम क्या होगा? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक एवं अपवर्तनांक कैसा होता है? कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। ठीक। जैसे पानी है, वायु है, ये कैसे हैं? विरल माध्यम। और सघन माध्यम जैसे कांच है तो उसमें जो है प्रकाश की चाल कम होगी, अपवर्तनांक अधिक होगा, और जो वायु है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, अपवर्तनांक कम होगा। तो बच्चों ये आपने सीखा निरपेक्ष अपवर्तनांक, सघन माध्यम, विरल माध्यम और हीरे का उदाहरण। अब मैं आगे आपको इस वीडियो के अंतिम चरण में चलते हुए आपको कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको मैं एक नया पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके देखना है, बाकी बहुत सरल है। अगर आपने एक बार इसको पूरा समझ लिया अपवर्तनांक को तो फिर आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न लिख रखा है मैंने, N1/N2। क्या लिखा है? ये माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि इसके बगल में कुछ दिया नहीं है तो ये किसके सापेक्ष है? निर्वात के सापेक्ष। तो जब हम किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब N1 बराबर क्या होगा? अब चूंकि मैंने पहले आपको बताया था कि N1 बराबर क्या होता है, तो देखिए ये आपको मैंने पहले बताया था। N1 जब किसी भी माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है तो N1 बराबर C/V1 और N2 बराबर C/V2। तो वही अपन को यहाँ पर करना है। N1 की जगह लिख देना है C/V1 और N2 की जगह लिख देना है C/V2। C से C कैंसिल हो जाएगा, V2 ऊपर पहुँचा, V नीचे आया तो V2/V1। अब V2/V1 किसके बराबर होता है बच्चों? ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए V2/V1 किसके बराबर होता है? N12 के बराबर। तो ये आपको यहाँ पर क्या लिख दिया? N12, यानी माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष ये किसके सिमिलर है? N1 के निरपेक्ष अपवर्तनांक और N2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक के सिमिलर है। तो इसमें पैटर्न एक नया, ये और एक नया पैटर्न देखते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें N2/N1, तो N2 को C/V2 और N की वैल्यू C/V1। C से C कैंसिल हो गया, V1 ऊपर V2 नीचे, तो V1/V2। अब ये किसके बराबर होगा? मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया था V1/V2 ये N21 के बराबर होगा। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे N21, लिख दिया। माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष ये किसके सिमिलर है? दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे आपने एक नया पैटर्न सीखा। अब इसको आप अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखिए अब ये मान के चलिए आपने N12 माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष बराबर, ये इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? N1/N2। कैसे लिख सकते हैं? N1/N2। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, N12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? N1/N2। N12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? N1/N2। तो वही मैंने लिखा, N12 को लिख दिया N1/N2। अब N1/N2 जो है वो किसके बराबर है? देखिए V2/V1। V2/V1 यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार अगला देखेंगे तो N21 को लिखेंगे अपन, तो ये किसके सिमिलर है? N2/N1 के और V1/V2 के।
माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर हम एक नए रिजल्ट पर पहुंचेंगे, वो देखकर आप चौंक जाएंगे कि वास्तव में ऐसा कैसे हो गया। अब देखिए, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है बच्चों? देखिए, ट्रिक में आप एक नई चीज़ सीखेंगे। जैसे ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। इसमें पहले माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, इसमें दूसरे माध्यम से प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जा रही है। अब इसमें हम लोग स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे वो सीखते हैं। अब देखिए, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब हम लोग बराबर होता है एक नियतांक यानी n। अब हम लोग ये कैसे पता करें कि n12 लिखें या n21 लिखें, इसमें n12 लिखें या n21 लिखें। कैसे पता करेंगे कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष है या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष है? तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको लिखने की एक ट्रिक है, वो देखिए मैं बताता हूँ नीचे आपको, कि पहले वो माध्यम आएगा जहाँ किरण जा रही है, पहले वो माध्यम आएगा जहाँ किरण जा रही है, बाद में वो माध्यम आएगा जहाँ से किरण आ रही है। ये आपको याद रखना है। पहले वो माध्यम लिखेंगे जहाँ किरण जा रही है और बाद में वो माध्यम आएगा जहाँ से किरण आ रही है। आपको समझ में आया कि पहले वो माध्यम लिखेंगे जहाँ से किरण जा रही है और बाद में वो लिखेंगे जहाँ से किरण आ रही है। तो इस प्रकार आप ये बच्चों, यहाँ पर प्रकाश किरण लिख रखा है मैंने। क्या लिख रखा है? प्रकाश किरण। इसमें लिख रखा है जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तब क्या होता है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तब क्या होता है। याद करिए, मैंने जब इस टॉपिक की शुरुआत की थी तब मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था और आपको बताया था कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो माध्यम बदलते समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर आपको 2 कंडीशन बताई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैंने आपसे बोला था कि ये किरण, ये वाला जो चित्र मैंने बताया था, ये 2 चित्र, या तो जो किरण है अभिलंब की ओर आ सकती है या अभिलंब से दूर जा सकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि यह अभिलंब की ओर आए, ऐसा क्यों होता है कि अभिलंब से दूर हट जाए? तो उसका जवाब अब आपको मिलने जा रहा है। देखिए बच्चों, अब इसमें आपके सामने फिर एक चित्र मैंने छोटा सा बना रखा है। ये है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। दोनों का अपोजिट। पहले वाले चित्र में जो प्रकाश की किरण है सघन से विरल में जा रही है और दूसरे वाले चित्र में विरल से सघन में आ रही है। ये अभिलंब है और ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। अब देखिए, इसमें मैंने आपको लिख रखा है जब n1 बड़ा है n2 से, यानी जब n1 का मान बड़ा है n2 से, n1 का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष यानी n1, और n2 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। n1 का मतलब ये वाला पहला माध्यम और n2 का मतलब दूसरा माध्यम। n1 का मतलब पहला माध्यम, n2 का मतलब दूसरा माध्यम। तो n1 बड़ा है यानी ये बड़ा है, ये बड़े का मतलब I का मान ज़्यादा है R से, दूसरे का मान कैसा है? इसको आप ऐसे समझिए, n1 का मतलब सघन और n2 का मतलब विरल। तो पहला माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। अब वो कह रहा है n1 बड़ा है n2 से, तो आप देखिए ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जितना इधर बढ़ेगा, जितना I का मान बढ़ेगा उतनी ये देखिए पेंसिल इस तरफ जा रही है, यानी ये जो किरण ऐसी आ रही है। इसको आपको छोटे उसमें से दिखाते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये है प्रकाश की किरण, तो जैसे ये प्रकाश की किरण इस तरफ झुकेगी तो ये वाला जो R का मान है ये इस तरफ जाएगा, बढ़ेगा। ये देखिए ऐसा, जैसे ये झुकेगी इस तरफ तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए ये लिख रखा है कि n1 बड़ा है n2 से। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तब ये वाली स्थिति निर्मित होगी, यानी अभिलंब से किरण दूर हटेगी। अब दूसरे में देखिए, जब n1 छोटा है n2 से,
N1 का मतलब सघन विरल और N2 का मतलब सघन, यानी N1 का मतलब पहला माध्यम, N2 का मतलब दूसरा माध्यम। पहला माध्यम क्या है यहाँ पर विरल और दूसरा माध्यम क्या है यहाँ पर सघन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, N1 छोटा है, यानी ये जो I है इसका मान जितना कम होगा, जैसे ये जो I है इसका मान जितना कम होगा, जैसे इधर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा होगा, इधर करेंगे तो कम होगा। तो जब ये इधर करेंगे तो नीचे वाला जो R है ये भी कम होगा। देखिए इसको इधर घुमाएंगे तो ये देखिए अभिलंब के पास आ रही है, ये ऐसा रखा है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए R का मान कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये फार्मूला निकल के आता है। अब दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गए कि कब इस तरह होता है, कब इस तरह होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही वो स्थिति थी, इसी को आपको इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ मैंने प्रयास किया है कि आपको रटवाया ना जाए और जो कॉन्सेप्ट है उसके रूट कॉज को पकड़ के बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए, जिससे कि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाने में क्या होता है और विरल से सघन में जाने पर क्या होता है। अब आगे देखिए बच्चों, अब स्नेल का नियम क्या कहता है। इस स्थिति के आधार पर स्नेल का नियम क्या कहता है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, देखिए साइन I बटे साइन R, साइन I यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या N21 क्या होगा, N21 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष साइन I और साइन R बटे N21। और इधर क्या लिखेंगे, आपतन इस वाले केस की बता रहे हूँ आपको, ये जो मैंने लिख रखा है इस वाले केस के आधार पर ये लिख रखा है। अब ये है साइन I बटे साइन R N21, क्या लिख रखा है N21। अब इसको आप देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन I बटे साइन R N21, इसको कैसे लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, क्या लिख सकते हैं साइन I बराबर N2 अपॉन N1, और इधर क्या लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर N2 अपॉन N1। अब देखिए यहाँ पर एक मज़ेदार जो लॉजिक है वो आपको अभी समझ में आएगा। क्या मज़ेदार लॉजिक है, देखिए अर्थात बाकी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होने वाला है और अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये आपका शेष पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक देखिए, N2 ये क्या कह रहा है, I छोटा है R से, I छोटा है R से, यानी I का मान कम होगा और R का मान ज़्यादा होगा। कब, जब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर I का मान जब कम होगा तब R का मान ज़्यादा होगा। देखिए I का मान कम है और R का मान ज़्यादा है, I का मान कम है, R का मान ज़्यादा है। तो उस स्थिति में आप लिखेंगे N21 या N2 बटे N1। अब इसी प्रकार जैसे जैसे I का मान कम होता जाएगा R का मान बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी प्रकार इधर देखिए I बड़ा है R से, देखिए I का मान यहाँ पर ज़्यादा है और R का मान कम है। जैसे जैसे यहाँ पर R का मान यहाँ पर क्या होगा, I का मान यहाँ पर बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, देखिए I जो है बड़ा है किससे। तो इस प्रकार आपने सीखा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है और कब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आती है। इस सभी टॉपिकों को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।